तो दोस्तों आज का टॉपिक है ना, इससे रिलेट करता है, बहुत ही शानदार जानदार। ठीक है, अब सुनते हैं। ये भैया के तरह की स्पीच हो सकती है क्या? नहीं ना। ठीक है, अब कुछ सोचो, ये जो बंदा है फिर बाद में पिटता भी है। ठीक है, स्कूल के जो इस तरह की जो बातें हो रही है भैया, अब ये बताओ ये कम्युनिकेशन के अंदर किस चीज को दिखाता है? हाँ, ये दिखाता है कम्युनिकेशन में रुकावट, कि अगर कोई भी कम्युनिकेशन बंदा किसी से कर रहा है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें कोई आइडिया, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फीलिंग तुम्हें शेयर कर रहा हूं, तुम किसी को बता रहे हो, तो कम से कम तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। वो कहता भी एंड में चतुर, ये बताओ तो इस तरह की बातें क्या मैं बोल सकता हूं कि सर इस तरह की बातें कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर होते नहीं होते हैं, है ना? ये अब बात आती है सर, ये कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर तो है, बताओ ये किस तरह का बैरियर माना जाएगा? बोलो, किस तरह का बैरियर माना जाएगा? तो मुन्ना मुन्नी, ये बैरियर माना जाता है हमारा सबसे पहला बैरियर, इट इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। और सिमेंटिक बैरियर में भी पुष्पा, सिमेंटिक बैरियर में भी ये बैडली एक्सप्रेस मैसेज होगा कि भैया आप जो मैसेज कर रहे हो वो इतना बुरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो कि कुटाई तुम्हारी पक्की है, सुरसुरी बादम पान, है ना? राइट, तो ये जो तुम सुर निकाल रहे हो ये बिल्कुल बैडली एक्सप्रेस मैसेज है। अब यही आज का सीक्रेट वर्ड है एग्जाम के लिए। अगर तुम्हें लिखा मिल जाए ये, अगर दिक्कत आ रही है एनकोडिंग और डिकोडिंग, काय में दिक्कत आ रही है भैया? काय में? एनकोडिंग और डिकोडिंग में अगर दिक्कत आ रही है, आंख मीच के एमसीक्यू और केस स्टडी में पहचान लेंगे ये क्या है। मुन्ना क्या है ये? इधर ध्यान दो, स्क्रीन पे देखो, क्या है ये? सिमेंटिक बैरियर। यानी सिमेंटिक बैरियर इज द बैरियर विच रिलेट टू द प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सिमेंटिक बैरियर के आगे हम क्या लिख सकते हैं? कौन सी दिक्कत है ये सर? एनकोडिंग एंड डिकोडिंग की दिक्कत है। एनकोडिंग डिकोडिंग की दिक्कत को क्या बोलेंगे आज के बाद? है ना, सिमेंटिक बैरियर। राइट, बैडली एक्सप्रेस मैसेज में लिखो, बैडली एक्सप्रेस मैसेज में क्या लिखेंगे? लिखो मैसेज नॉट कन्वे। अच्छा, कहता क्या चतुर जो मैसेज बोलना चाहता था, पहुंचाना चाहता था, कन्वे करना चाहता था, क्या वही मैसेज कन्वे हुआ? वही मैसेज कन्वे नहीं हुआ तभी तो पिट रहा है वो। तो मैसेज नॉट कन्वे। और बताओ मैसेज कन्वे ना होने की समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? प्रॉपर लैंग्वेज का ना होना, गलत शब्दों का इस्तेमाल होना। तो मैसेज नॉट कन्वे बिकॉज ऑफ या बाय यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, गलत शब्दों के इस्तेमाल की वजह से मैसेज कन्वे नहीं हो पाया। रॉन्ग वर्ड्स, इनएडुकेट वोकैबुलरी, इनएडुकेट वोकैबुलरी एटसेट्रा। यानी कि गलत शब्दों का चयन, सही वोकैबुलरी का इस्तेमाल नहीं करना, शब्दों के मीनिंग को ना पहचानना, आप इसे बोलोगे बैडली एक्सप्रेस मैसेज अंडर द सिमेंटिक बैरियर। बात समझ में आ गई? तो कोई भी मैसेज अगर एनकोडिंग और डिकोडिंग की वजह से, अब ये बताओ चतुर क्या नहीं कर पाया? चतुर जो है अपने बोले हुए शब्द को डिकोड नहीं कर पा रहा। डिकोड का मतलब क्या बताया था? कन्वर्टिंग द मैसेज या कन्वर्टिंग द सिंबल्स इनटू योर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो चतुर इसे डिकोड नहीं कर पा रहा अपनी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, उसे पता ही नहीं लग रहा सुरसुरी पादम पादम का क्या मतलब है ना? चमत्कार की जगह वर्ड बोले जा रहा, बलात्कार उसका क्या मतलब है? इन सब उसको पता ही नहीं इनके मीनिंग क्या है, क्योंकि वो है ना हिंदी लैंग्वेज को इतना अच्छे से नहीं जानता था, तो उसकी डिकोडिंग में दिक्कत थी। इसलिए हम बोलेंगे कि चतुर की ये सारी बातें किसमें आएंगी सर? बैडली एक्सप्रेस मैसेज में, है कि नहीं बात? राइट, बैडली एक्सप्रेस मैसेज में। लिख लिया, नोट कर लिया, हटा दूं सर? अगली बात, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी तुमसे डिस्कस किया था सर, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग क्या है, याद आ गया? ये इंडिया में इसे क्या बोलते हैं पुष्पा? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? राइट, और ब्राजील में? ब्राजील में तुम पिटोगे, है ना? वहां ये गलत सिंबल में माना जाता है, नहीं कि आप किसी को अभद्र भाषा यूज कर रहे हैं। चाइना में ओके नहीं, पैसा निकाल। और इसका ओरिजिन हुआ था यूके से,
यूनाइटेड किंगडम से, यूके में से क्या बोलते हैं, ओके। एक्चुअली में है ये ओके ही, ओ और ये के का सिंबल होता है ना, ओ और के है ये ओके ही, लेकिन इंडिया में इसको ओके नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया। तो हर एक सिंबल अपने आप में दुनिया में क्या करता है सर, हर एक सिंबल दुनिया में अलग अलग मीनिंग रखता है, सेम सिंबल अलग अलग। तो पता लगा तुम कहीं यूके में खाना खाने गए या चाइना में गए, तुम्हें खाना बहुत बढ़िया लगा, सामने वाला बोले चाय चाओ चाओ चाओ, है ना, खाना कैसा लगा है, तो तुम कह रहे हो तुम्हें चाइनीज नहीं आती, तो क्या सोचेगा, खाना खाने के पैसे मांगता है कि नहीं बात, राइट। यूके में अगर तुम ऐसे करते हो तो वो क्या बोलेगा कि ठीक ठीक लगा, ओके ओके खाना है। और इंडिया में करोगे तो यानी सेम सिंबल हैविंग डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कंट्री। ये भी सिमेंटिक बैरियर में आया। क्यों सिमेंटिक बैरियर में आया, क्योंकि आप इसको ढंग से क्या नहीं कर रहे सर, डिकोड नहीं कर रहे, क्योंकि ये सिंबल इंडिया में डिकोडिंग बहुत बढ़िया है, यही सिंबल यूके में ओके है, तो ये भी सिमेंटिक बैरियर में आएगा। हमें पता होना चाहिए क्या ये सिंबल दुनिया के जिस देश में हम हैं, क्या इस सिंबल का सेम मीनिंग वही है जो हम इंडिया में इसको समझते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। और अगर सामने वाला इसको गलत मीनिंग से समझ रहा है, हमारे वाले मीनिंग से नहीं समझ रहा, तो हम इसे क्या नाम देंगे सर, सिमेंटिक बैरियर। फिर आता सर फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब फॉल्टी ट्रांसलेशन बहुत मजेदार, जैसे फॉर एग्जांपल भैया आपने हॉलीवुड की मूवी देखी, हॉलीवुड की मूवी में सामने वाला कोई हीरो हीरोइन बोल रही है ओ शिट, इंडिया में हिंदी में डब कैसे करें, नहीं क्या बोले ओ शिट को, हाँ इंडिया में ये बोलते हैं, इंडिया में जैसे बोलते हैं ना ओ शिट, तो डबिंग वाले बोलते हैं धत तेरी की, है ना, तो इंडिया में बोलते हैं धत तेरी की। अब क्या इसका वजन और धत तेरी का वजन बैलेंस हो पाता है, नहीं हो पाता है कि नहीं बात, राइट। अब ये बता, ऐसे इंडिया का इंग्लिश में देखते हैं, हम इंडिया में बोलते हैं ओए उत्तरी, और आमिर खान की तरह उतनी और उतनी, मैंने पहले कहा था उतनी और, अब उत्तरी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अब मान लो आमिर खान की कोई मूवी है, उसे हमें है ना यूएस में इंग्लैंड में वो करना है ना, स्क्रीनिंग करनी है, तो उनकी भाषा में डब करनी पड़ेगी ना, तो आमिर खान कह रहा उत्तरी और उत्तरी, उत्तरी को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, ऐसे भी बोला जाए ओ शिट मैन, है ना, तो यानी यार को क्या कर दिया, मैन कर दिया, उत्तरी को क्या कर दिया, अब तुमने शिट कर दिया, लेकिन शिट को धत्तेरी होता है। इसका मतलब क्या है, मैं जिस सेंस में और जिस इंटेंसिटी से और जिस बात को अपने दिलो जान से तुम्हें समझाना चाहता हूं, उत्तरी यार ओ शिट यार, है कि नहीं बात, राइट, उसको अगर मैं किसी और भाषा में समझाऊं, जो बंदा वो भाषा नहीं जानता हिंदी, तो जो बीच में मीडियोकर होगा, जो क्या करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है, गूगल पे चेक करना जरा, गूगल वाले उत्तरी को क्या बोलते हैं सर, है ना, उत्तरी को क्या बोलते हैं गूगल वाले, इंग्लिश में आओ तेरी, है कि नहीं बात। अब बताओ यार, तो ये इंग्लिश में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है, गूगल खुद कन्वर्ट नहीं कर पा रहा उत्तरी को, हेलो को कर लिया कन्वर्ट, वो देखो हेलो कन्वर्ट कर लिया किसमें सर, है ना, हाउ आर यू कन्वर्ट कर रहा है सर, वो हाउ, है ना, कन्वर्ट कर रहा है सर, है ना, या इसको कन्वर्ट कर रहा है आप कैसे हैं, हेलो हाउ आर यू। अब देखो ओ तेरी को, देखो हेलो आप कैसे हैं, इसको कन्वर्ट कर लिया, यानी कि अगर आमिर खान किसी मूवी में या कोई भी इंडियन मूवी अगर फॉरेन लैंग्वेज में डब की जाएगी इंग्लिश में, अगर वो बोल रहा है भैया आप कैसे हैं, तो वो जो डब करने वाला बोल समझ जाएगा क्या बोलना है मुझे, हाउ आर यू। लेकिन आमिर खान बोल रहा है उत्तरी और उत्तरी, है ना, उत्तरी को क्या बोल रहा है वो, यानी ओ तेरी वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए गूगल के पास कोई शब्दावली नहीं है। इसे पता क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलोगे,
इसे बोलोगे फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब वो तेरी को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि जो डब कर रहा है वो फीलिंग को लाने के लिए या सामने वाले को समझाने के लिए क्या बोल रहे हो, ओ शिट, ओ मैन, है ना, इस तरह की बातें। अगर ऐसी बातें मैं सामने वाले को उस मकसद से नहीं पहचान बता पा रहा जो मैं बताना चाहता हूं, उसे आप क्या बोलोगे सर, फॉल्टी ट्रांसलेशन, है कि नहीं बात? राइट, लेट्स हैंग आउट, हिंदी में क्या बोलोगे, चलो चल के बाहर लटकते हैं, है कि नहीं बात? राइट, अंग्रेज लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्लैंग में हम अपनी हिंदी में कन्वर्ट करेंगे टेक्निकल भाषा में, तो लेट्स हैंग आउट का मतलब क्या होगा, चलो बाहर जाके लटकते हैं, है कि नहीं बात? राइट, यू आर फायर्ड, मैं तुम में आग लगाता हूं, ठीक है ना? तो ये बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब मान लो आपने किसी ट्रांसलेटर को रख लिया, अंग्रेज बोल रहा है यू आर फायर्ड, तो हमें क्या बोलेगा, ये तुम में आग लगा देगा, है कि नहीं बात? वो तेरी कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा गूगल। अगर ऐसी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करते हैं तो बताओ, ऐसी लैंग्वेज आप क्या नहीं कर पा रहे, ऐसी लैंग्वेज को आप डिकोड नहीं कर पाए, और क्योंकि आप ऐसी फॉल्टी ट्रांसलेशन डिकोड नहीं कर पा रहे, इसलिए आप इसे क्या बोल रहे हो, सर मैं ओ तेरी को डिकोड नहीं कर पा रहा, है कि नहीं बात? राइट, मैं ओ तेरी हो गया, या फिर इंग्लिश में कोई वर्ड हो गया ओ शिट, मैं इसको हिंदी में डिकोड नहीं कर पा रहा, धत्तेरी की करता हूं मैं, तो ये फॉल्टी ट्रांसलेशन, सामने वाला शायद उस लेवल से ना समझ पाए जिस लेवल से मैं समझाना चाहता हूं। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल, बात समझ में आ गई मुन्ना मुन्नी? तो लिखेंगे फॉल्टी ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखो मैनेजर ड्राफ्ट अ रिपोर्ट इन इंग्लिश, मैनेजर ड्राफ्ट रिपोर्ट इन इंग्लिश, बट ट्रांसलेटर, जो ट्रांसलेटर है जो उसे हिंदी में कन्वर्ट करेगा, है ना, बट ट्रांसलेटर नॉट एबल टू ट्रांसलेट इट, बट ट्रांसलेटर नॉट एबल टू ट्रांसलेट इट इन गुड हिंदी, वो सही तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, तो ये होगा फॉल्टी ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन। कर लिया मुन्ना, नोट कर लिया कि मैनेजर ने एक रिपोर्ट इंग्लिश में या एक स्पीच इंग्लिश में बनाई जिसे चतुर जैसा व्यक्ति, है ना, हिंदी में क्या नहीं कर पाया। अब जो स्पीच बनाई थी वो तो हिंदी के सर ने बनाई थी, जो पीछे बेहोश होकर गिर गए थे, है कि नहीं बात, वो तो उन्होंने बनाई थी, लेकिन चतुरों ने क्या नहीं कर पा रहा, हाँ ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। तो ये दिक्कत आती है अगर ट्रांसलेटर को प्रॉपर शब्दों का इस्तेमाल या उससे पता नहीं हो किस तरीके से बोलना है। बात समझ आएगी? अगला आता है सर अनक्लैरिफाई अजम्पशन। अब देखो अनक्लैरिफाई अजम्पशन क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है ना, अनक्लैरिफाई अजम्पशन है सर। एग्जांपल बताता हूं सीधा, बॉस ने कहा, सुनना ध्यान से, टेक केयर ऑफ द गेस्ट, कि वो गेस्ट आए हैं उनको टेक केयर करना है। बॉस सेड, लिखो टेक केयर ऑफ द गेस्ट, टेक केयर ऑफ गेस्ट। अब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को तुम खुद सोच के बताओ, अगर तुम एम्प्लॉय के स्थान पर हो तो तुम उससे क्या अजम्पशन लोगे, टेक केयर का क्या मतलब है। अब ये अजम्पशन बेस्ड हो गया, टेक केयर मतलब क्या है, क्या करें गेस्ट के साथ, ये तो नहीं कूटते उसे, टेक केयर संभाल लियो, उसे देख लियो, है कि नहीं बात, ऐसा तो नहीं है। अब बॉस कह रहा है बिल्कुल हिंदी भाई, टेक केयर ऑफ द गेस्ट, कंपनी के लिए बहुत वीआईपी गेस्ट है, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। तो टेक केयर ऑफ हिम से क्या मतलब है बताओ। अब एक एम्प्लॉय ने क्या सोचा, एम्प्लॉय ने क्या सोचा, एम्प्लॉय थिंक टेक केयर मीन्स, लिखते हैं ना साथ साथ, एम्प्लॉय थिंक्स टेक केयर मीन्स ओनली बुक द होटल, कि सिर्फ क्या होना चाहिए सर, होटल बुक कर दें, यही टेक केयर का मतलब है। बट बॉस को क्या लगता है, बट बॉस मीन
टेक केयर इंक्लूड, बॉस के हिसाब से टेक केयर इंक्लूड्स फूड, होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड भी, होटल भी और ट्रांसपोर्ट भी, सब कुछ। आप उसे कैब भी कराएं, खाना भी खिलाएं, होटल भी दे, सारी सुख सुविधा उसे दे, मेहमान समझकर कि भैया उसे इंडिया के कोई रास्ते नहीं पता, आपको इसको टेक केयर करनी है। तो एम्प्लॉय ने सोचा टेक केयर का मतलब इसका होटल बुक कर दो, खेल खत्म करो इसका, है ना। लेकिन बॉस कहता भाई खाली होटल नहीं करना, खाना भी खिलाएं प्रॉपर, उसको टेक होटल तक पहुंचाए, उसका ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, उसको अगर कहीं घूमना है, अगर उसको मान लो यूपी में आया, चलो भैया ठीक है नोएडा में चल ताजमहल घुमा देते, ज्यादा दूर ना है ना, 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे ताजमहल। तो भैया वो अगर कहीं घूमना चाहता तो उसकी विजिट का भी इंतजाम करना चाहिए। तो बॉस के हिसाब से टेक केयर ये था, एम्प्लॉय ने एजम्पशन कुछ और ले ली। तो इस अनक्लैरिफाई एजम्पशन को भी हम किसमें रखते हैं सर? सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर। लिख लिया, नोट कर लिया? तो सिमेंटिक बैरियर में ही ये आएगा। और अगर भैया जैसे मैं मान लो सीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं भी बहुत जोश जोश में आ गया, मैंने तुम्हें बोला कि भैया बाकी जो बातें मैं लिखवा रहा हूं वो ठीक है, उसकी बाकी बातें हैं मुटेटिस मुटेंडिस, समझ गए तुम? अरे नलायको, इतनी बात नहीं समझते, तुम्हें लगेगा हीरो बनने हैं सर, है ना, खुदा की क्लास पढ़ रखी है तो जानबूझ के हीरो बनने हैं। तो ये लॉ का एक शब्द है मुटेटिस मुटेंडिस, लॉ का। इसका मतलब होता है रिमेनिंग थिंग रिमेन सेम, रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन सेम, है ना। कि मान लो मुझे कॉपी पेस्ट करवाना है, मैंने कहा इतना पार्ट तो ठीक है, बाकी ये सारी बातें एज इट इज नीचे लग जाएंगे, तो उसमें मैं क्या बोलूंगा लॉ की भाषा में? मुटेटिस मुटेंडिस, ठीक है। या मैं तुमसे कह रहा हूं वॉइड एब इनिशियो, भैया अगर तुम पढ़ने नहीं आए तो सब वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड एब इनिशियो, समझ जाओगे तुम? समझ जाओगे? नहीं समझे? वॉइड का ये लॉ के वर्ड है, किसके वर्ड है सर? है ना। अब मैं कह रहा हूं तुम पिटोगे भैया जस्ट इन पर्सोनम, तो तुम ये नहीं समझे। अब इसका मतलब मैं अपनी भाषा में जानबूझ के क्या कर रहा हूं सर? टेक्निकल लैंग्वेज डाल रहा हूं। टेक्निकल लैंग्वेज को बोलते हैं टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन मतलब वर्ड्स जो वर्कर्स के आसानी से समझ में ना आए। तो मुटेटिस मुटेट, अब मैं ये भी तो बोल सकता हूं बाकी चीजें रिमेनिंग सेम, लेकिन मैं जानबूझ के क्या बोल रहा हूं? मुटेटिस मुटेंडिस। तुम भी मन में क्या सोच रहे, हीरो बनने हो अपने आप को, है 2-4 शब्द क्या सीख लिए हैं। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है, वॉइड का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या बोलना सर? बेकार। एब का मतलब होता है कानूनी भाषा में फ्रॉम। इनिशियो का मतलब होता है बिगिनिंग, यानी कोई भी बात बेकार हो बिल्कुल शुरू से। जैसे तुम कह रहे हो क्लास में आ रहे हैं, पढ़ाओ मत, पिक्चर दिखा दो, KGF 2 देखेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा वॉइड एब इनिशियो वाली बातें क्यों करते हो तुम? शुरू से बात तुम्हारी बेकार है। तो तुम क्लास में आ रहे हो, मैं क्लास में पिक्चर देखने आ रहे हैं हम, ऐसा क्या चलेगा? तो मैं तुम्हें बोलूंगा ये वॉइड वाली वॉइड बातें मत क्या करो। कैसी बातें मत करो? तो ये टेक्निकल बातें, कानूनी बातें। वॉइड मतलब बेकार। तो आज के बाद तुम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई ये चीज वॉइड है, वॉइड बोले तो बेकार। लेकिन तुम जिससे बोलोगे उसे समझ में नहीं आएगी बात, क्योंकि मैं और तुम कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो? टेक्निकल भाषा। अब तुम कहोगे भैया ये और बता दो भैया, जस्ट इन रैम, जस्ट का मतलब होता है कानूनी भाषा में राइट, इनका मतलब होता है अगेंस्ट, और पर्सोनम का मतलब होता है पर्सन, कि मेरा अधिकार है पर्सन के खिलाफ, है ना। जैसे मैंने नहीं पढ़ाया तो तुम्हारा राइट है मेरे खिलाफ केस करना कि फीस ले ली, पढ़ा नहीं रहे। मैंने पढ़ा रहा हूं तुम फीस नहीं दे रहे, तो मेरा राइट है तुम्हारे खिलाफ केस करना कि मैंने पढ़ा दिया फीस नहीं मिली। तो इसे बोलते हैं कानूनी भाषा में जस्ट इन रैम। क्या बोलते हैं? जस्ट इन रैम, राइट अगेंस्ट द पर्सन विद whom यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड। एक ऐसे पर्सन के खिलाफ अधिकार जिसके साथ आपने क्या किया है? डील की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब तीनों ही बातें ऐसी थी जो तुम सब में से कोई नहीं समझ सकता, तीनों ही बातें, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का पहली बार शब्द, पहली बार सुना नहीं सुना? तुमने अपने जीवन में वॉइड एब इनिशियो भी पहली बार सुना, और तुमने अपने जीवन में जस्ट इन पर्सोनम भी पहली बार सुना। अब अगर तुमने अपने जीवन में पहली बार शब्द सुने जिनका मीनिंग तुम्हें आज तक पता ही नहीं, और मैं पढ़ाते टाइम पे ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या तुम इसे डिकोड कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे ना। अब मैं बोल रहा हूं कंसेंसस एरिडम, क्या डिकोड कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है? मैं तुम्हारे साथ जानबूझ के मजे ले रहा हूं टेक्निकल जार्गन का, और तुम्हारे दिमाग में क्या आनी चाहिए बात? सर दिस इज सिमेंटिक बैरियर बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिकोड योर टेक्निकल वर्ड्स। तो अगर आप किसी टेक्निकल वर्ड्स को डिकोड नहीं कर पाते,
अपनी भाषा में, अपनी अंडरस्टैंडेबल भाषा में, तो आप उसे बोलोगे टेक्निकल जार्गन। और यही सिमेंटिक बैरियर होता है कंपनी में भी। अब कंपनी में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मैनेजर, सीईओ, और भैया बना खतरनाक से अंग्रेजी लिख लाया, दो चार ऐसे शब्द भी इस्तेमाल कर लिए, कुछ तो हमें समझ में नहीं आते, और तुम वर्कर के सामने बोल रहे हो, नॉर्मल सेल्समैन के सामने बोल रहे हो, सेल्समैन क्या बोलेगा, सर जी थोड़ा हिंदी होता था, हिंदी होता था भैया, अंग्रेजी ना आती हमें, अंग्रेजी आती तुम्हारी जगह ना बैठे होते हैं, है कि नहीं बात? तो वो क्या बोलेगा, हिंदी बनती नहीं बनती बात। आप टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल करो, जैसे आप बोलोगे सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो लॉ की क्लास में, ऐसे हम बोलेंगे। वर्कर क्या बोलेंगे किसको, सीईओ को, सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करो जब आप दूसरी कंपनीज के सीईओ और दूसरी कंपनीज के मैनेजर्स के साथ बैठो तो आप अपना है ना रुतबा दिखाओ, मैं तुमसे पढ़ा लिखा ज्यादा मैं हूं, है ना, राइट। भैया रिलायंस वाले बैठे हो, टाटा वाले बैठे हो, अडानी वाले बैठे हो, कोई बड़े बड़े और है ना बिरला वाले बैठे हो, तो इनके जो सीईओ तो बातें करते समझ में आएगी बात कि भैया हाई लेवल की बात है, हाई लेवल की ट्रांसलेशन तो जमती है बात। तो तुम वर्कर से ऐसी बात करो, क्या फायदा होगा? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और ऐसी बातें मैं मैम से करने लगूं बाहर, है ना, वो खुद आत्महत्या कर ले, पंखे से लटक जाए, क्या कह रहे हैं, आज के बाद नहीं होंगे मैं यहाँ पे, अजीब अजीब सी भाषा में लोग बात करते हैं। तो उनके लिए सब क्या है, टेक्निकल जार्गन। और चारों की चारों बातें क्या है सर, पांचों के पांचों बातें क्या है, सिमेंटिक बैरियर, इट रिलेट टू द एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इन सभी चीजों में हम अपनी भाषा में एनकोड या डिकोड नहीं कर पा रहे। कैसे याद करेंगे सर, सिमेंटिक बैरियर होते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं, फास्ट एंड बैड। तो बैड से तो बना ये, फास्ट के एफ से बनेगा ये, बताओ ए से क्या बनेगा, अजम्पशन, एस से क्या बनेगा रे पुष्पा, सिंबल, और टी से क्या बनेगा। तो सिमेंटिक बैरियर होते हैं, एक तो बहुत फास्ट होते हैं, समझ में आए ना आए बोल दो बस, और बहुत ही बेकार होते हैं चतुर की तरह, कि तुम्हें खुद नहीं पता लग रहा तुम क्या सुरसुरी पादम पादम धिक्कम धिक्कम करे जा रहे हो, कुछ नहीं पता तुम्हें। तो फास्ट एंड बैड, सिमेंटिक बैरियर समझ में आ गया सर, बोलो समझ गए सर। सर अगला जो बैरियर होता है ना, अगला बैरियर कुछ इस तरीके का होता है ना। चलो पहले ये देखते हैं ना, हाँ ये साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर। सर साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा, साइकोलॉजी समझते हो, यानी कुछ दिमागी तौर पर दिक्कत है किसके बीच में सर, स्टेट ऑफ माइंड आपका और रिसीवर का कैसा है, वो बैरियर है। अब जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो तुम्हारे नोट्स में मैंने फोटो भी लगा रखी है। अब एक आदमी एयरक्राफ्ट के बारे में समझा रहा है तुम्हें, है ना, जैसे हम तुम पिक्चर में करते हो, दोस्त के साथ गए तुमने है ना, पिक्चर देख रहे हो, कोई सीन आने वाला, अब देखिए ये होगा, अब देखिए यू पिटेगा यू, है कि नहीं बात, अब ऐसा होगा वैसा होगा। तो तुम पता क्या कर रहे हो, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, क्या कर रहे हो, जजमेंट दे रहे हो पहले, प्री इवेल्युएट करो किसी चीज को। जैसे ये, जैसे करा, जैसे आंटी जी कह रही अब ये बोलेगा, ये है ना, एयरक्राफ्ट में पंखड़ी लगी होती है, अब ये बोलेगा, है ना, अंकल जी क्या सोच रहे हैं, इसे ना आता कुछ भी, इससे तो मैं समझा देता। कई बार तुम भी स्कूल के टीचर के साथ ऐसी करते हो, ये तो मैं ही बता देता, बेकार की बात कर रहा है ना, राइट। एक बेचारा मजे ले रहा है, भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त चली गई, ऐसी बातें करना, इसे हम क्या बोलते हैं सर, साइकोलॉजिकल बैरियर। यानी आपका स्टेट ऑफ माइंड और आपके रिसीवर का स्टेट ऑफ माइंड सेम लेवल पे नहीं है, रिसीवर मजे ले रहा है, आप जो पढ़ाना चाह रहे हो उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। क्यों इंटरेस्ट नहीं है, एक तो वो प्री मैच्योर इवेल्युएशन कर रहा है, क्या कर रहा है सर, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। कैसे कर रहा है सर, मुझे पता है क्या बोलेगा, प्री मैच्योर इवेल्युएशन, यानी आप किसी चीज को मैच्योर होने से पहले उसे क्या कर रहे हो सर, इवेल्युएट। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिल्मों में कई बार क्लाइमैक्स को क्या करते हैं सर, क्लाइमैक्स को जज करने की कोशिश करते हैं, अब ये होगा, है ना, राइट। जैसे भूल भुलैया 2 देखने गया मैं, तो मुझे पता क्या लगा कि भैया एंड में पता क्या होगा, तब वो कोई जबरदस्त बीमारी होगी, किसकी तरह बीमारी होगी, है ना, जैसे किसको बीमारी थी बताओ, उसमें 1 में बीमारी थी ना उसको, कि भैया वो मेंटल स्टेट अक्षय कुमार इलाज करता है। अब ये बताओ क्या भूल भुलैया 2 देखिए, क्या उसमें तब्बू को कोई बीमारी होती है, वो सच में भूतनी होती है। लेकिन वो पिक्चर पता क्यों चली, क्योंकि सबने पहले से प्री मैच्योर इवैल्यूएशन क्या किया,
सबने प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन क्या किया? जैसे भूल भुलैया 1 में जो हीरोइन थी विद्या बालन, वो क्या थी सर? वो एक दिमागी बीमारी से परेशान थी, देखा ना? तो जरूर भूल भुलैया 2 में भी क्या होगा सर? तब्बू भी सच में क्या होगी सर? बोलो, बीमार होगी। ये था प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। क्या ये प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन सही होता है, गलत होता है? गलत होता है, ऐसा थोड़ी निकला। तो बीच में प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन क्यों कर रहे हो? अगर आपने प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन किया, उसको आप बोलते हैं टेक्निकल भाषा में जजमेंट बिफोर लिसनिंग। आप क्या कर रहे हो? आप किसी भी चीज को जजमेंट दे रहे हो, क्या करते हुए सर? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हाँ, तुम इधर ध्यान दो। जजमेंट बिफोर लिसनिंग, तो ये सारी वही जजमेंट है। अब ये बोलेगा इसे कुछ नहीं आता है ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इसको ऐसे करना चाहिए, ये क्या होता है सर? जजमेंट बिफोर लिसनिंग। क्या होता है? जजमेंट बिफोर लिसनिंग। और जजमेंट बिफोर लिसनिंग को टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे एग्जाम के लिए? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई सर? अगली बात जो तुम सबके ऊपर फिट बैठती है, लैक ऑफ अटेंशन। तुम यही तो कर रहे हो बहन, तू तो सुन ले, इधर मुन्नी सुन नहीं रही बहन, तू पीछे क्यों देख रही है? ये पता है क्या है? ये साइकोलॉजिकल बैरियर है तुम्हारा मेरा साइकोलॉजिकल बैरियर है। क्या? लैक ऑफ अटेंशन, है ना? सामने वाला बोल रहा है तुम्हें कोई होश ही नहीं है ना? तुम्हारे दिमाग में आ रहा है इसे कुछ ना आता है कि नहीं? बात समझ में आई ना बात? तो लैक ऑफ अटेंशन याद रखना किसमें आएगा सर? साइकोलॉजिकल बैरियर। ये सिमेंटिक नहीं है, इसमें कोई एनकोडिंग डिकोडिंग नहीं है। क्या है सर? लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि एक रिसीवर और सेंडर के दिमाग की संतुलन मैच नहीं कर रहा, यानी दिमागी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। तो आप इसे क्या बोलोगे सर? लैक ऑफ अटेंशन। लिखो बैड एंड पुअर लिसनिंग। लैक ऑफ अटेंशन में लिखो बैड, बात नहीं करो, बैड एंड पुअर लिसनिंग। ठीक है, बात समझ में आई? लिखो फॉर एग्जाम्पल, साथ साथ लिखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। मैं बोल रहा हूं, तुम लिखो एम्प्लॉय एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। एम्प्लॉय एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू द बॉस। एम्प्लॉय एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू बॉस, बट boss is working and not listening him properly. Boss is working and not listening him properly. बात नहीं करो, नहीं, जो सर ने बोल दिया वही करो बस। क्या लिखना है? बॉस इज लिसनिंग एंड बॉस इज वर्किंग एंड नॉट लिसनिंग हिम प्रॉपरली। बात समझ में आ गई? इसे आप क्या बोलोगे सर? लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है। और कई बार एक ये बैरियर भी साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है। हाँ सर बताओ, पहले बताओ ये क्या कह रहा था बेचारा? हाँ, अंजलि का फोन है, सीमा के बारे में कुछ बात बतानी है, फिर बाद में क्या बोल रहा है? सर वो ढंग से अपनी बात को इसलिए नहीं कह पा रहा क्योंकि बताओ इस पिक्चर में जॉनी लीवर को क्या समस्या है? इस पिक्चर में जॉनी लीवर को समस्या है इस चीज की सर, पुअर रिटेंशन, गजनी वाली समस्या, भूल जाता है, पुअर रिटेंशन की समस्या है। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, जो टॉपिक होता है, जो कम्युनिकेशन की बात होती है, वो बीच में क्या हो जाती है सर? बीच में छूट जाती है, लॉस्ट हो जाती है। यानी कि उसको एक तरीके से आप बोलो तो सर, आप उसके दिमाग में केमिकल लोचा है, बीमारी है, जिसकी वजह से उसको रिटेंशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो रिटेन नहीं कर पाता किसको सर? बात को। तो आप इसे क्या बोलोगे सर? पुअर रिटेंशन इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर। आप ध्यान नहीं दे रहे, साइकोलॉजिकल बैरियर। आप पहले से ही क्या कर रहे हो सर? इवेल्युएट करके चल रहे हो चीजों को, क्लाइमेक्स में यही होना है। ये क्या है सर? साइकोलॉजिकल बैरियर, राइट। ओरल कम्युनिकेशन, अभी बताओ जॉनी लीवर के साथ ओरल कम्युनिकेशन था। स्पेशली ओरल कम्युनिकेशन में ही ये होता है कि वो अगर वेरियस लेवल से पास होता है तो वो बीच में क्या होता है सर? मैसेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, मैसेज का मीनिंग बदल जाता है कि नहीं बात? अब ये बात होती है, वो एक को बोलता अंजलि का फोन है, सीमा के बारे में बात बोलनी है, वो दूसरे को बोलता, तीसरे को बोलता,
तो अगर 10-12 जनों को आप एक ही मैसेज दोगे तो जो मीनिंग पहुंचेगा वो डिफरेंट होगा। इसे बोलते हैं क्या सर? पुअर रिटेंशन। ये खासकर कब होता है सर? जब मैसेज क्या हो सर? ओरल हो, ओरल। बात समझ में आ गई? और फिर आता है सर आखिरी में, इसी साइकोलॉजिकल बैरियर में आखिरी में आता है डिस्ट्रस्ट। क्या आता है मुन्ना? डिस्ट्रस्ट आता है, डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट आता है। डिस्ट्रस्ट बोले तो आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। यानी कई बार क्या होता है, कई बार सेंडर जो है वो रिसीवर पे विश्वास नहीं करता। यानी कई बार मैनेजर अपने कुछ इंप्लॉयज के ऊपर क्या नहीं करता सर? फेथ नहीं करता। तो वो कहता है इसे नहीं बताऊंगा बात। तो ये भी क्या है सर? ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। आप एक ऑफिशियल बात, आप एक अपनी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ लोगों को बताना नहीं चाहते क्योंकि आप उनके ऊपर क्या नहीं करते सर? भरोसा नहीं करते। आस्तीन का सांप है ये, है ना, इसको नहीं बताने का, राइट? फैला देगा ये, चुगली है, चुगली बात, राइट? तो डिस्ट्रस्ट भी कई बार क्या होता है? साइकोलॉजिकल। देखो कंपनी में आपको अगर कोई बात इंफॉर्मेशन किसी को पहुंचानी, सबको पहुंचानी है, लेकिन आप किसी एक दो बंदे को इसलिए नहीं पहुंचाना चाहते क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है। और ये हम स्कूल वगैरह में भी करते हैं, है ना, इसको नहीं बतानी बात, याद रखियो, फैला देगा ये, ठीक है? तो ये होता है सर डिस्ट्रस्ट। यानी कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम वो है जो हमारे माइंड से रिलेट करती हैं। एनकोडिंग डिकोडिंग से रिलेट नहीं करती, किससे रिलेट करती है सर? माइंड से रिलेट करती हैं, राइट? ठीक है, तो इसका कोड क्या बनेगा सर? इसका कोड बनेगा डेट। डेट पे जाऊंगा ना मैं, वो भी दिमागी खेल है सर, ठीक है? डी से क्या बना? हाँ सर, नालायक, डी से क्या बना? डिस्ट्रस्ट। ए से क्या बनेगा सर? अटेंशन नहीं देते आप। टी से क्या बनेगा सर? ट्रांसमिशन में ही बात क्या हो जाती है? खो जाती है, या आपकी पुअर रिटेंशन रहती है। ई से क्या बनेगा सर? आप चीजों को इवेल्युएट कर लेते हो बिना उसके कंप्लीट हुए, प्री मैच्योर इवेल्युएशन। ये सारे शब्दों को याद करना, सीक्रेट वर्ड्स को याद करना, क्योंकि इससे क्या होगा सर? एग्जाम में केस स्टडी इससे ही पहचाननी है कि नहीं बात? अच्छा, इस तरह की चीज आप किस में मानोगे? ध्यान समझना। It's okay, boss. It's okay. It's okay. टाइपिंग थोड़ी ना है। लड़की छोटी दिमागी खराब हो जाता है। Hurry up! It is finally our core values that will harness the seismic. Because technology epiphanies are not a result of the moment. They are systematically produced and the devil is in the detail. That thus the blue ocean strategy is IP driven that favors a backward integration process. Usually, हाँ जी मुन्ना मुन्नी, क्या होता है ये? तो वो करो काम अपना। क्या होता है? आस्था काम नहीं कर रही, बात करे जा रही है बस। बताओ, क्या ये कम्युनिकेशन ठीक है? ये जो है, ये बॉस डांट रहा नहीं डांट रहा? अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय को डांटे और भरी महफिल में डांटे, वो टाई पहनने के लिए डांट रहा है, वो कह रहा है सर मैं तो मीटिंग ही तो करनी है, पीपीटी तो बतानी है, अब वो डांट रहा है। अब देखो कितने लोग खड़े हैं, है ना, पीछे लोग खड़े हैं, कंपनी के 5 लोग खड़े हैं, और वो पूरी महफिल में बेचारा पूरे, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के सबके सामने एक एम्प्लॉय को डांट रहा है। क्या ये एम्प्लॉय आज के बाद बॉस से फ्रीली बात कर पाएगा? नहीं। बॉस उसको समझा रहा है और वो कह रहा है सर टाई थोड़ी बेच रहे हैं, जो मैं डिलीवर करूंगा उसकी इंपॉर्टेंस है। वो कह रहा है नहीं, टाई भी दिलवा दो अपने दूसरे एम्प्लॉय की, टाई दो इसको, है कि नहीं बात? इस तरह की जो दिक्कतें हैं, इस तरह की दिक्कतें जो एक कंपनी में पाई जाती है, कॉमन दिक्कतें। बॉस अपने आप को हमेशा क्या सोचेगा? सुपीरियर। एम्प्लॉय हमेशा क्या सोचेगा? कि भाई बॉस है वो। बॉस एम्प्लॉय को हमेशा क्या सोचेगा? छोटे लोग, तुच्चे लोग, है कि नहीं बात? राइट, ठीक है। हमसे अब हमसे बहस करेंगे, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी डिग्री है। तो हमेशा बॉस अपने आप को सुपीरियर सोचता है और हमेशा इस अनएथिकल बिहेवियर से ही अपने एम्प्लॉय से बात करता है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया। अगर इस तरह से बात करके या इस अनएथिकल बिहेवियर से बात करके जो समस्याएं जनरेट होती हैं,
जो कम्युनिकेशन में बाधाएं जनरेट होती हैं, ऐसी प्रोसेस में जो भी दिक्कत आएगी उसे आप क्या बोलोगे आज के बाद सर? बोलो रे पुष्पा, क्या बोलोगे? फायर बनने का, फ्लावर नहीं बनने का, बोलो क्या बोलोगे सर? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? एनकोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड में दिक्कत, DATE डेट। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कौन सा होगा? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आप क्या नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी इतनी खराब है कि आपका एम्प्लॉय आपसे ढंग से क्या नहीं कर पाता सर? कम्युनिकेट नहीं कर पाता। लिखो फॉर एग्जांपल, इफ ऑर्गेनाइजेशन इज हाईली सेंट्रलाइज तुम जानते हो क्या होता है? इंप्लॉइज, इसमें क्या होगा सर? इंप्लॉइज आर, क्या इंप्लॉय को बोलने का मौका मिलेगा? अब बॉस कह रहा है कि भैया मैं ही बोलूंगा सब कुछ, सेंट्रलाइज समझ गया ना, सब कुछ एक ही बॉस के पास है। अब बॉस उसे डांट नहीं डांट रहा, टाई भी पहनेगा तो ये भी करेगा वो भी करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सेंट्रलाइज है, इंप्लॉइज आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट, बोलो फ्रीली। इंप्लॉय अलाउ नहीं है कि कम्युनिकेट कर पाए फ्रीली, है कि नहीं बात? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने टफ है, इतने बेकार है कि इंप्लॉय उन्हें फॉलो कर ले वही बड़ी बात है। जैसे फॉर्मल पहनने हैं, टाई पहननी है, क्लीन शेव रहना है कि नहीं बात? राइट, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। भैया अगर आप 1 मिनट भी डिले हो गए तो सैलरी कटनी है, बायोमेट्रिक एंट्री है जी हमारे यहाँ। तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स इतने टफ है कि आपको इंप्लॉय की कोई दिक्कत नजर नहीं आती, बेचारा जाम में भी फंस सकता है, बारिश में भी फंस सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भैया आप लेट है, बिल्कुल ऑटो की ट्रेन की तरह लिख रखा है, लेट आप है हम नहीं, बात खत्म, है ना? तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन अगर टफ है तो इंप्लॉय प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाएगा, अपनी बात नहीं कह पाएगा। लिखो, जैसे रूल्स क्या हो सकते हैं? मैसेज या कम्युनिकेशन ओनली बाय ईमेल, मतलब मुझे छोटी से छोटी बात भी करनी है तो पहले मुझे अपने HR को ईमेल करनी पड़ेगी, बॉस को ईमेल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरी बात है ना, कम्युनिकेट ओनली बाय प्रिस्क्राइब चैनल। सर ऐसा कैसे? फॉर एग्जाम्पल ABCD है ना, याद आ गई बात? अगर D को A से बात करनी है तो ये अलाउड नहीं है स्केलर चेन की वजह से। D पहले E को बोलेगा, E B से बोलेगा, फिर B A से अपॉइंटमेंट दिलवाएगा, और कई केसेस में D A से शायद बात भी ना कर पाए। तो रूल्स एंड रेगुलेशन इतने टफ है कि इंपॉर्टेंट काम के लिए भी आप एक एम्प्लॉय को बॉस से ऊपर जो बॉस है, यानी सुपीरियर के ऊपर जो सुपीरियर है, उससे बात नहीं करने देते। तो क्या होगा? रूल्स एंड रेगुलेशन। और अगली बात, स्टेटस। बताओ स्टेटस क्या होगा सर? सर बॉस अपने आप को हमेशा क्या मानेगा सर? बोलो। हां, तो लिखो स्टेटस किसने दिया है सर? स्टेटस हमारी कंपनी ने हमें दिया है। जैसे कि एक असिस्टेंट मैनेजर होगा तो दूसरा मैनेजर होगा, उससे ऊपर CEO होगा, प्रेसिडेंट होगा, उससे ऊपर डायरेक्टर होगा। अब ये जो स्टेटस डिफाइन किए हैं, ये भगवान ने थोड़ी डिजाइन करके दिए, ये किसने डिजाइन किए? बताओ, एक कंपनी ने डिजाइन किया, अपने डिजाइन किए, है कि नहीं बात? राइट, तो ये पढ़ लो, है ना? तो ये स्टेटस हमने डिजाइन, ऊपर वाले ने डिजाइन करके नहीं भेजे, ये स्टेटस एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किया कि भाई तू CEO है, तू डायरेक्टर है, तू प्रेसिडेंट है, तू असिस्टेंट मैनेजर है, तू मैनेजर है, तू जनरल मैनेजर है, तू इंप्लॉय है, तू फोरमैन है, और तू वर्कर है। तो ये स्टेटस हमने अपनी कंपनी में खुद डिजाइन किया। तो इन स्टेटस की वजह से क्या आती है? ईगो आती है। क्या ईगो आती है? कि एक CEO कभी भी असिस्टेंट मैनेजर से, वर्कर से डायरेक्ट बात नहीं करेगा, भाई तो छोटा आदमी है कि नहीं बात, मैं कंपनी का CEO। अब तो लगता है सुंदर पिचाई गूगल के CEO, इंडिया के किसी, है ना, गूगल के कर्मचारी से बात करते होंगे? नहीं, स्टेटस जनरेट हो गया ना। जब तक इंसान है, लेकिन कंपनी ने स्टेटस दे दिया, तो स्टेटस हमें हमारे दिमाग में क्या क्रिएट करता है? ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक हायरार्की क्रिएट करता है, स्केलर चेन को क्रिएट करता है। तो स्टेटस भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान को छोटा समझता है कि नहीं बात? यानी एक CEO हमेशा एक वर्कर को छोटा ही समझेगा बिकॉज ऑफ द स्टेटस। राइट, तो लिखो, स्टेटस
ऑफ एम्प्लॉय या स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन नॉट अलाउड एम्प्लॉयज टू एक्सप्रेस फ्रीली, है ना। कई बार हम सोचते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, है ना, यार बोल दूंगा बॉस को बुरा लग गया, है ना, फिर भटक जाएगा। ठीक है, कई बार बॉस स्टेटस के लिए सोचता भाई इन्हें समझाना बेकार है, काला अक्षर भैंस बराबर, इन लोगों के लिए कुछ समझ में आनी नहीं है बात, तो वर्कर से मैं नहीं बोलूंगा, फोरमैन समझाएगा, है कि नहीं बात। जैसे पापा बोल देते हैं मम्मी को, समझाती क्यों ना ऐसे, तो कई बार वो स्टेटस प्रॉब्लम आ जाती है कि पापा हमसे डायरेक्टली समझा के कौन समझाएगा हमें, मम्मी कहेंगे क्यों रिलैक्स होकर चप्पल खाने को तैयार है तू, है कि नहीं बात, समझते क्यों नहीं बात। तो ये स्टेटस की बड़ी समस्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन में है, रहेगी जब तक सूरज चांद रहेगा, स्टेटस का बैरियर जिंदा रहेगा। सर आखिरी क्या होगा सर बताओ, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किसमें सर, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। लिखो फॉर एग्जांपल, इफ ऑर्गेनाइजेशन हैव लार्ज मैनेजरियल लेवल, इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज लार्ज मैनेजरियल लेवल, लार्ज मैनेजरियल लेवल समझ गए, जो मैंने चैप्टर 5 में पढ़ाया तुम्हें, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट फ्रेमवर्क बहुत बड़ा है, ये सीईओ, फिर नीचे ये, फिर और एम्प्लॉय, फिर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर वर्कर 1, वर्कर के नीचे और वर्कर, फिर लेबर, फोरमैन, इतनी बड़ी हायरार्की है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, इतनी बड़ी हायरार्की है, तो बताओ उसमें हम बात कर पाएंगे आसानी से, नहीं कर पाएंगे। तो लिखो, देन कम्युनिकेशन डिले, कम्युनिकेशन क्या होगा सर बोलो, डिले होगा, एंड नॉट हैविंग फैसिलिटीज, लाइक मीटिंग, सजेशन बॉक्स एटसेट्रा। इस तरह की फैसिलिटी हमें कंपनी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि मीटिंग हम आसानी से कर नहीं सकते, सजेशन बॉक्स हमने किसी के लिए, है ना, ओपन नहीं कर रखा। दीज प्रॉब्लम किससे रिलेट करती है सर, ये सारी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। बताओ कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पॉलिसी बोलो, कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेटस और रूल्स, पीसीआर, जैसे कोरोना के टाइम पे आरटीपीसीआर कराया था ना, ऐसी पीसीआर है ना, पॉलिसी, कॉम्प्लेक्सिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन और स्टेटस। ये सारी वो चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कम्युनिकेशन में दिक्कतें होती हैं, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। ठीक है, बोलो समझ गए सर। फोर्थ वाला दोबारा बताऊं, कॉम्प्लेक्सिटी, ये पढ़ो। अगर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजरियल लेवल समझ गए, स्केलर चेन, मान लो ये सीईओ है, इसके नीचे एम्प्लॉय, या इसके नीचे आप मैनेजर कह दो, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर कह दो, उसके नीचे एम्प्लॉय 1, उसके नीचे उसका सपोर्ट एम्प्लॉय, फिर उसके नीचे फोरमैन, वर्कर। अगर इतनी लंबी हायरार्की है, तो इतनी लंबी हायरार्की में, इतने लंबे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या दिक्कत होती है, एक तो कम्युनिकेशन डिले होना ही होना है, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो वो ईमेल्स के थ्रू होगा, एक बंदा दूसरे को बोलेगा, तीसरे को बोलेगा, फिर मीटिंग्स रखनी बहुत मुश्किल होती है। और तीसरी बात, सजेशन बॉक्स नहीं रखा जाता वहां पर, कि भैया कोई भी चिट्ठी लिख के अपनी सजेशन बॉक्स डाल दे कि मुझे ये पसंद नहीं, पसंद नहीं, कोई ना कोई किसी को पसंद ना पसंद करेगा ही करेगा, है कि नहीं बात, राइट। तो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में है तो फिर वो कम्युनिकेशन आसानी से नहीं होगा, समझ गए मुन्ना। और आखिरी जो बैरियर आता है वो किसका आता है सर, पर्सनल बैरियर, है ना। अब देखो पर्सनल बैरियर में सबसे पहला बैरियर क्या होगा सर, पहला बैरियर क्या लिखा है, चैलेंज। अब बताओ चैलेंज कैसे होगा सर, फियर ऑफ चैलेंज, बताओ तो कैसे होगा सर, लिखो।
मैनेजर थिंक या बॉस थिंक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, पर्टिकुलर फैक्ट्स या पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में एडवर्स इफेक्ट, में क्रिएट एडवर्स इफेक्ट, है कि नहीं बात, जिसकी वजह से वो क्या रहेगा, देन मैनेजर सरपास सच कम्युनिकेशन। तो कई बार क्या होता है, चैलेंज हमें होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो भैया बिजनेस नहीं चल रहा, लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया था, है ना, अब आपने एम्प्लॉयज को ये बोल दिया इस साल हम क्या नहीं देंगे सर, इस साल हम दिवाली पे हैप्पी दिवाली नहीं हो सकती, बोनस नहीं देंगे। तो कई बार लगता है अथॉरिटी को कि ये चैलेंज हो जाएगा एक अथॉरिटी के सामने कि लोग भड़क जाएंगे, हर साल तो देते हो, इस साल क्यों नहीं दे रहे, क्या हम काम नहीं कर रहे, क्या हम, है ना, छुट्टी मार रहे हैं, क्या हम बेकार काम कर रहे हैं, सेल्स टीम जाने कि माल क्यों नहीं बिक रहा, हम तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वर्कर कह रहा हमें तो बोनस दो। तो कई बार ऐसी चीजें जो लगता है कि भाई ये बात क्या करेगी सर, एक एडवर्स इफेक्ट डालेगी कंपनी और लेबर, कंपनी और एम्प्लॉय के रिलेशन के बीच में। तो मैनेजर जो मीटिंग कर रहा होगा वो ऐसी बातों को सरपास कर देगा या ऐसी बातों को छोड़ देगा, बताएगा नहीं। और फिर ये बात कैसे पता लगेगी, अनऑथराइज चैनल के थ्रू, यानी इनफॉर्मल चैनल के थ्रू पता लगेगी, यार इस बार बोनस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, कई बार अथॉरिटीज को लगता है कि भाई लोग बात क्या करेंगे सर, चैलेंज करेंगे, है कि नहीं बात, राइट, बोला समझ गए। और कई बार इंप्लॉय भी ये सोचता है कि यार अगर मैं किसी को सजेशन दूंगा तो लोग सोचेंगे छोटा मुंह बड़ी बात। वो पिक्चर मुंह क्लिप दिखाई दे ना गब्बर वाली, सर मैंने गब्बर को ढूंढ लिया, मुझसे क्या बोलते हैं, अबे तू ड्राइवर है, तू ढूंढेगा गब्बर को, तू जाके चाय समोसे ला और लाल वाली चटनी ज्यादा लाइयो, लाल वाली चटनी, ठीक है। तो कई बार उसको भी लगता है कि यार मैं बार बार बोलूंगा मैंने काम कर दिया, मैं ये सजेशन दे सकता हूं, तो ये बोलेंगे तू बहुत हीरो बन रहा है अपने आप को। तो कई बार ये पर्सनल बैरियर होता है, मेरी अंतरात्मा, पर्सनल बैरियर मतलब मेरी अंतरात्मा खुद कम्युनिकेट नहीं करती। पहला रीजन क्या है, खुद कम्युनिकेट ना करने का, मैं करना चाहता हूं, रीजन क्या है, चैलेंज, कि बॉस इसलिए नहीं करता कि वर्कर चैलेंज कर देंगे, वर्कर इसलिए कम्युनिकेट नहीं करता कि बॉस को लगेगा कि छोटा मुंह बड़ी बात ज्यादा बोल रहा है। अगला वो क्या लिखा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट। बॉस को किसके ऊपर भरोसा नहीं होता, हाँ, देन बताओ सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, अगर बॉस को अपने जूनियर पे भरोसा नहीं है तो बताओ दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, पता क्या नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव नहीं होगा। मतलब समझ गए। देन जो कंपनी का बॉस है या कंपनी का जो मैनेजर है वो क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव बोलना क्या होता है, हाँ, बॉस मे नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम एम्प्लॉइज, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव नॉट अप्लाई। बॉस प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उसको अपने जूनियर पे भरोसा नहीं है, भाई ये क्या सलाह देंगे, इन्हें आता कुछ भी, तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव अप्लाई नहीं होगा। कई बार क्या होता है, कई बार हम खुद ही कम्युनिकेट नहीं कर पाते, है कि नहीं बात, मन नहीं है आज, मम्मी ने चप्पल लगा के भेज दिया, है कि नहीं बात, राइट, ब्रेकअप हो गया मेरा, ऐसे बैठा बेचारा मुंह लटकाए, हो गया ना, नहीं हुआ, बच रहा है अभी, है, तो इसलिए पढ़ने का मन नहीं है इसका, है कि नहीं बात, वहीं बैठा पढ़ा लो जो पढ़ा रहे हो, वीडियो देख लूंगा बाद में, है कि नहीं बात। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अब बताओ अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट क्या है, क्या ये कोई सिमेंटिक बैरियर है, क्या मैं कुछ ऐसे शब्द बोल रहा हूं जो उसकी समझ में ना आए, इसकी समझ में ना आए, इसलिए टेस्ट में नंबर नहीं आते, इसके दुनिया में रहे दूसरी, है ना। क्या मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्रिएट कर रहा हूं कि इतना मुश्किल है तुम्हें पढ़ने के लिए कि तुम्हें पहले वहां साइन फिर तुम क्लास में एंट्री होगी, मोबाइल बैन, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। सिमेंटिक बैरियर ना कोई साइकोलॉजिकल बैरियर, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, ये वो, तो फिर एक एम्प्लॉय ऑफिस में काम क्यों नहीं करना चाह रहा, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट क्यों कर रहा है, बताओ, बोलो, ड्यू टू पर्सनल रीजन, साइकोलॉजिकल रीजन है, समझ गए ना। तुम्हें घर में मम्मी ने पीट दिया, पापा ने डांट दिया, उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी एक्स का फोन आ गया, है ना, मन नहीं लगता मेरा पढ़ाई में, जग सुना लागे, तो आपके दिमाग में डिप्रेशन में चल रहा बेचारा,
है कि नहीं बात? ये परेशान, स्कूल में, घर से, स्कूल से कॉल आ गया, बंक मार लिया, स्कूल से कॉल आ गया, सर ने कॉल कर दिया, प्रीति मैम ने कॉल कर दिया घर पे, कल को आ जाना, है ना, टेस्ट के नंबर लेने, पीटीएम रख दी। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। इंसान क्या सोचता है भाई क्लास के बाद अब क्या होगा, घर वाले आएंगे, है ना, आज तो सुननी पड़ेगी, महीने में एक दिन तो होता सुननी पड़ती है ना, आज तो सुननी पड़ेगी। तो जिस दिन सुनना पड़ेगा उस दिन आप अनविलिंगनेस टू अटेंड द क्लास होता है। तो वो ऐसी कंपनी में होता है ना, राइट। घर में किसी से झगड़ा हो गया मेरा, ठीक है, कल बॉस के साथ झगड़ा हो गया था, राइट, परसों कलीग्स के साथ झगड़ा हो गया था, ठीक है, रास्ते में आते आते मेरी गाड़ी खराब हो गई, है कि नहीं बात, बारिश इतनी हो गई कि मैं जाम में फंस गया, मेरा मूड खराब है। किसी भी तरीके से अगर आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, इसमें कंपनी गलती नहीं, आपका पर्सनल बैरियर है कि नहीं बात। और आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो पूरी दुनिया में हर एक कंपनी में चलता है, चाहे वो इंडिया हो इंडिया के बाहर की हो, सारा काम मुझसे करा लियो, है ना, सारा काम मुझसे करा लेंगे ये, लेकिन सैलरी बढ़ाने के नाम पे, बोनस बढ़ाने के नाम पे, है ना, इंसेंटिव बढ़ाने के नाम पे ठन ठन गोपाल बिल्कुल, है ना, कंजूस बन जाएंगे, कंजूस मक्खी चूस। बताइए यार, पता है मैंने दिवाली पे कितनी सेल करी? 10 करोड़ की सेल करी, है कि नहीं बात, 10 करोड़ की, 1% इंसेंटिव भी नहीं दिया। 1% कितना हो? 10 लाख रुपए, है ना, 2-2.5 लाख रुपए में टरका दिया मुझे। अबे तुम 10 करोड़ में, पता है मेहनत लगती है भाई सेल में, कहां घूमने गया पूरे अक्टूबर तक, 10 करोड़ की कंपनी की मैंने सेल करी पूरी, है ना, नोएडा में। 1% तो देते, कम से कम 10 लाख रुपए का तो इंसेंटिव मिलना चाहिए था। अब नहीं करूंगा अगली बार, मैं कंपनी छोड़ रहा हूं, कल से नहीं आऊंगा मैंने तो अप्लाई कर दी कहीं और, है कि नहीं बात। मैं तो रिज्यूम में फेंक के जाऊंगा बॉस के, बता के जाऊंगा, ये तो बात है, इतनी मेहनत करा लो। कई बार लगता है हमें, और हमेशा लगता रहेगा क्या, कि हमारी पॉकेट मनी हमेशा कम है और कम रहेगी। ऐसी बॉस को, ऐसी इंप्लॉय को क्या लगता है कि मेरे इंसेंटिव, मेरी सैलरी हमेशा कम थे और कम, ये इसकी वजह से वो ढंग से बात नहीं करना चाहते, ढंग से काम नहीं करना चाहते। इसे आप क्या बोलोगे सर? लैक ऑफ प्रॉपर, बोलो तो लिखो, इफ देयर इज नो रिवॉर्ड, इफ देयर इज नो रिवॉर्ड, employees may not give useful help। एम्प्लॉय जरूरी हेल्प नहीं देंगे, उन्हें लगता है कि इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, मिलना तो कुछ है नहीं, राइट। ये पर्सनल बैरियर होता है कि एम्प्लॉय के दिमाग में कि मेरी सैलरी हमेशा कम है, इंसेंटिव कम है, तो मैं कंपनी की बहुत ज्यादा सेवा या कंपनी के बहुत ज्यादा काम करने में, है ना, अपने आप को समर्थ नहीं समझता, प्रेफर नहीं करता। बोला समझ गए सर? हाँ, तो हम हेल्प नहीं कर रहे ना, हम बात ही नहीं कर रहे। जैसे कोई एक्स्ट्रा काम कह दो, है ना, कि भाई थोड़ा सा काम कर दियो, मैं सुन ही नहीं रहा, सर मुझे तो जाना है सर पापा का अपॉइंटमेंट डॉक्टर के लेके जाना है सर, उनका दांत हिल रहा है सर, है ना। अब बताओ, बहाने लगा दिए तुमने, ठीक है। तो ये इंप्लॉय लैक ऑफ, वो उसके दिमाग में क्या चलता है, मैं ओवर टाइम तो कर लूं, देंगे क्या, 100 रुपए घंटा, 100 रुपए घंटे में क्या करूंगा मैं, है कि नहीं बात। 1000 रुपए आर मिले तो मैं सोचूं भी ओवर टाइम करने के लिए। अब तुम मुझे कह रहे हो 7 से 8 यहां पे बैठा लो, है कि नहीं बात। अब मान लो ऑफिस में मैम है, अब मैम को सर कहते हैं भाई, हम कहते हैं 8 से 9 बैठ लो, तो मैम क्यों बैठेंगी तो बताओ। तो उनके दिमाग में इंसेंटिव घूमेगा ना, एक्स्ट्रा बैठने का एक्स्ट्रा इंसेंटिव क्या है। तो हम, जब वो मिलेगा नहीं तो एम्प्लॉय क्या नहीं करेगा, अपनी सहायता कम्युनिकेट ढंग से नहीं करेगा, बातचीत ढंग से नहीं करेगा, काम ढंग से नहीं करेगा। तो बताओ कितने तरह के इंसेंटिव पड़े रे मुन्ना, कितने तरह के पड़े, ओ सॉरी कितने तरह के बैरियर पड़े? 4। कौन कौन से? सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, बोलो, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। 4 तरह क्या पड़े सर? हाँ, क्या इनको इंप्रूव किया जा सकता है? मुन्ना मुन्नी, क्या इनको इंप्रूव किया जा सकता है? तो भैया महान लोगों ने बोला इन सभी दिक्कतों को इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत आसान है इंप्रूव करना, सिंपल सी बात। सबसे पहली इंप्रूवमेंट जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो क्या करें, क्लैरिफाई कर लें, है ना। अब अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें पता है कि चतुर को यह बोलना है, तो क्या उसे क्लैरिफाई करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था?
ये पिटा क्यों, ये बताओ, नहीं क्यों पिटा ये बताओ। सुसुरी सुसुरी पादम कर रहा है, पिटा क्यों ये? ऐसा ना होने के लिए इसको क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? हाँ, स्पीच को रटने से पहले क्या कर लेता भाई? क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, की मुझे बोलना क्या है, मुझे एक बार क्लैरिफाई कर लेना चाहिए था हिंदी के टीचर से रटने से पहले, राइट। ऐसे ही अगर कोई सुपीरियर कोई इंपॉर्टेंट भाषण देने जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा रहा है, तो उसे पता होनी चाहिए कि टेक्निकल बातों का इस्तेमाल नहीं करना, वॉइड एब इनिशियो, कंसेस एडम, जस्ट इन रैम, मुटेटिस मुटेंडिस, याद आ गई बात है। तो बॉस को क्या करना है, सुपीरियर को बस ये ध्यान रखना है, क्लियर होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि वो बोलने क्या जा रहा है और किन के सामने बोलने जा रहा है। पहली बात समझ में आई, क्लैरिफाई द आइडिया, क्लियर करे चीजों को। दूसरा ये बताओ, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं मुटेटिस मुटेंडिस, कंसेस एडम, कुछ फायदा तुम्हारे सामने ऐसी बातें बोलने का? तुम्हें लगेगा पता नहीं कौन सी भाषा सीखा है, कुछ फायदा है क्या? नहीं। इसका मतलब मुझे तुमसे कैसे बात करनी है? एज पर योर नीड, नीड ऑफ द रिसीवर क्या है, आप उसके हिसाब से बात करें। सेंडर मस्ट कंसीडर रिसीवर एजुकेशन, कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उसके हिसाब से मैं कम्युनिकेट करूं, मैसेज को बनाऊं, उस भाषा में बनाऊं। अगर मेरे लिसनर 99% 90+ हिंदी जानते हैं और इंग्लिश में उन्हें कोई भरोसा और रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, राइट। जैसे मेरी कंपनी के वर्कर्स जो लेबर है और वो यहां काम कर रही है नोएडा में, उन्हें इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कह रहे हैं पढ़े लिखे होते तो हम जॉब ना कर रहे होते, लेबर कर रहे होते, लेकिन वो मेरे पास 500 लेबर है। तो जो लेबर यूनियन है, जो सुपरवाइजर है, उसको पता होना चाहिए उनकी नीड क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनके अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो वो उसे पता होना चाहिए कि वो बातें किसमें करे। सर ज्यादा पढ़ाई लिखाई टेक्निकल बातें ना बताए कि मशीन के अंजर पंजर खोल के बता रहा ये चीज होती है, ना भैया, तुमने सिंपल हिंदी भाषा में बताओ, है कि नहीं बात? तो पहले क्लैरिफाई असम्पशन हो गई। दूसरा कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। और सबसे मजेदार बात, जब भी अगर आप कोई बात करने चाह रहे हैं तो एक बार क्या कर ले सर, कंसल्ट कर ले, किससे? अपने कुछ लोगों से। सुपीरियर इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट वाइल टेकिंग डिसीजन, यानी इसे पता क्या बोलते हैं, यू मस्ट हैव प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव प्रिंसिपल लगाएं भैया, इनिशिएटिव प्रिंसिपल लगाएं। आप अपने एम्प्लॉय से कंसल्ट कर लें। और अगर मैं इसी चैप्टर की बात करूं तो आप कौन सी तरह के लीडर होने चाहिए? डेमोक्रेटिक, यानी आपको कंसल्ट करना चाहिए, यू हैव टू बी अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, आपको डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल से बात करनी चाहिए। आप कम्युनिकेट करने से पहले सबऑर्डिनेट से डिसीजन मेकिंग, है ना, कंसल्टेंसी लें, प्लान को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें कि भैया हम सब लोगों ने मिलकर प्लान बनाया है, तो भैया ये प्लान बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा, सभी इससे सहमत हैं और मैंने सबसे क्या करी सर, मीटिंग करी है। सर तीसरी बात, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या करें, लैंग्वेज का ध्यान रखें। ओए सुन बे, ए बिड़ू, है ना, तो भाई टाइप की लैंग्वेज, है ना। टेक्निकल जार्गन जो मैंने बताया, किसके ध्यान रखें सर, टेक्निकल जार्गन का ध्यान रखें कि भैया आप टेक्निकल बातें ना करें, टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल ना करें, जस्ट इन रैम, वॉइड एब इनिशियो, ये करने की जरूरत है ना। कंटेंट ऑफ मैसेज ध्यान नहीं रखा किसने, चतुर ने। और सर टोन, अब मैं यहां खड़ा हूं, सुनो इस बात को ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब किसी बालक को मैंने पास बुलाया, है ना, कान में एक बात बोल रही है, तो कान में जाके ध्यान से सुनियो। तो ये बताओ क्या ये टोन दोनों ही एप्रोप्रिएट है? नहीं ना। पास बुला के चिल्लाना ये भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, और दूर रह के फुसफुसाना ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। तो एक सेंडर को, एक कम्युनिकेट करने वाले को अपनी टोन का बहुत खास ध्यान रखना, उसे पता होना चाहिए टोन में कहां वेरिएशन लाना है, टोन में कहां वेरिएशन लाना है। जहां उसे पता बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेगा तो वो उस बात को क्या करे सर,
हाई पिच और हाई टोन में बोले, है कि नहीं बात, और जहां नॉर्मल बात चल रही है वो उसे नॉर्मल टोन में बोले। तो भैया टोन का प्रॉपर ध्यान रखना, यूज प्रॉपर लैंग्वेज टोन वाइल ट्रांसमिटिंग द मैसेज। और अगली बात, दो चीजें बहुत जरूरी हैं सर, बीच बीच में क्या करो, बात जा रही है घुटनों तक, बोल जा रही है ना, तो इसका मतलब मैं तुमसे क्या ले रहा हूं सर, यानी कि जनता सो रही है, आप नेताजी की तरह स्पीच दे रहे हो, बस रटी रटाई स्पीच आ गई, सामने पढ़ो जा रहे हो, जनता सो रही है। अरे भैया क्या है ना, मैसेज रिसीव्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं सामने वाले पूछना चाहता हूं, भाई जो मैं बोल रहा हूं बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आप क्या बोलोगे, आई सर बात समझ में आई। क्या सेम इंटेंडेड मीनिंग से समझ में आई नहीं आई, सेम इंटेंशन समझ में आई नहीं आई, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर समझ में आई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर आप कम्युनिकेशन को बेटर बनाना चाहते हो तो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा सर, इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सामने वाले से बार बार फीडबैक लेना पड़ेगा, सामने वाले बच्चे से बार बार बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है, राइट। और कम्युनिकेट कैसे करना है सर, कम्युनिकेट करना है जिंदगी गोल के लिए नहीं, हाँ गोल आप जीवन में बहुत बड़ा रखें, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, स्टेप्स में। यानी कि अभी प्रेजेंट गोल क्या है, जॉब इंटरव्यू, सर बता दो सर इंटरव्यू कैसे देते हैं सर, कैसे बात करते हैं बता दो सर, सर मैं गूगल में अप्लाई करना चाहती हूं सर, क्या ये गोल है, सर मैं जीवन में बहुत बड़ा बनना चाहती हूं, क्या ये गोल है, नहीं। कम्युनिकेटर को पता होना चाहिए बात, यानी कि कम्युनिकेट करने वाले को पता होनी चाहिए बात कि किसी भी बंदे को अगर कम्युनिकेट करना है तो करंट लेवल ऑफ गोल क्या है। तो आपका प्रेजेंट गोल क्या है सर, कि भैया हमारे बोर्ड में इतने से इतने आने चाहिए, तो इसी गोल के टारगेट रखो, बीकॉम, कॉलेज, सीए, सीयूईटी, जॉब, इंटरव्यू, है कि नहीं बात, शादी, है ना, ये बातें कब होंगी सर, ये 6-7 साल बाद भी हो सकती हैं। तो आप शादी अभी प्लान नहीं करेंगे, बहन देख मैं ये वाला लहंगा पहनूंगी, देख मैं फोटो लाई हूं, तो ये अभी बात करने के लिए कुछ फायदा है इस बात का, हंस रही है, करती है ऐसी बातें है कि नहीं बात, ठीक है, कुछ फायदा नहीं ऐसी बातों का। तो यही महान लोग कह रहे हैं, जब आप कम्युनिकेट करो तो एक तो प्रेजेंट के लिए करो, आज से 10 साल बाद की विवाह की तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि नहीं बात, ठीक है, सुन नहीं रही, देख फिर देख ले शुरू फिर। और अच्छा अगर फ्यूचर की बात भी करनी तो फ्यूचर कौन सा होना चाहिए, इमीडिएट फ्यूचर, यानी कि जैसे हमारे लिए हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड, इमीडिएट फ्यूचर जस्ट फॉर 5 to 6 मंथ, बस इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा 1 साल की बात कर लो आप। तो देखो ये लिखिए बात, ऐसी कंपनी में होता है, कंपनी में जो सुपीरियर कम्युनिकेट करेगा जूनियर से वो कैसे करेगा, प्रेजेंट के लिए, और फ्यूचर जो बिल्कुल इमीडिएट होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे भैया 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट में इतनी एसेट्स होनी चाहिए, हमारा प्रॉफिट इतना आना चाहिए, बैलेंस शीट बने, पीएनएल बने तो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए मिनिमम 10%, इमीडिएट गोल। मुझे ये नहीं कि 2050 में 2060 में हम, है ना, अपनी कंपनी को किस, है ना, एसेट्स की किस बैलेंस शीट और किस पीएनएल में जानना चाहते हैं कि भैया 2050 में और जी का प्रॉफिट होगा 1000 करोड़ का, तो 50 तक की 70 तक की थोड़ी सोचनी है, आप ये सोचो इस अब जो 31 मार्च आ रही है उसमें कितना प्रॉफिट होगा, राइट। कम्युनिकेटर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सुनने वालों को ऐसा लगेगा हवाई बातें कर रहा है कि नहीं बात, राइट। अब किसी दूसरे क्लास के बालक को बिठा के पढ़ाने लगूं, सुन बोर्ड के एग्जाम आएंगे तो 10 साल बाद, ढंग से पढ़ ले, तो लेट जाएगा बालक, कहेगा क्या कर रहे भैया, मुझे टू नहीं पता लग रही, तुमसे बता रहे। तो मैं अपनी बेटी को ये थोड़ी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मिले तो वही तुम है ना सब, तो उसको थोड़ी पढ़ाना शुरू कर दूंगा, पढ़ सिमेंटिक बैरियर पर पढ़, सुनाइए मुझे ना पिटाई, तो पापा 2 1 2 नहीं पता लग रहा मुझे, है ना, और आप सिमेंटिक बैरियर की बात कर रहे हो, तो आप 10 साल के बाद की बेकार है कहानी। इसलिए अगर आप कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इमीडिएट फ्यूचर प्रेजेंट की बात करें, 10 साल बाद की बात करनी बेकार है कि नहीं बात, राइट। आज से 50 साल के बाद इंडिया सुपर पावर होगा, भाई 50 साल के बाद की क्या बात करनी है, तो अभी बताओ अगले साल क्या होगा। फॉलोअप, बाद में क्या लेते रहे सर, फॉलोअप लेते रहे, रिव्यू लेते रहे, फॉलो मतलब है ना सर, रिव्यू लेते रहे कि भाई आप का रिसीवर आपकी बातें समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, है ना। फीडबैक में तो हम अंडरस्टैंड हो रहा है नहीं हो रहा, उससे फीडबैक तो हम बाद में भी भरवा लेते हैं कि फॉर्म भर जाना, फीडबैक फॉर्म, और बाद में रेगुलर फॉलोअप, रिव्यू में कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो रेगुलर क्या करें सर, रिव्यू देखते रहे कि भाई मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो हालांकि फीडबैक और फॉलोअप एक ही जैसा है,
आप एग्जाम में एक भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग की जगह 7 लिख देना मतलब। और सबसे आखिरी बात जो है बोलने वाले के लिए जरूरी है, बोलने वाला अपने आप को होशियार ना समझे, बाबा जी ने समझे सिर्फ मैं बोलूंगा, प्रवचन मैं ही दूंगा और कोई नहीं दे सकता। तो बाबा जी को भी और एक बोलने वाले को समझना पड़ेगा, इफ आई एम अ गुड कम्युनिकेटर देन आई मस्ट बी द गुड लिसनर। अब मैं बोल रहा हूं तो सामने वाले के मन में कोई प्रश्न भी तो आ सकता है, कंपनी में भी यही बात है। तो कम्युनिकेटर को इतना पेशेंस रखना जरूरी है कि वो रिसीवर की प्रॉब्लम को क्या करे, अटेंटिवली सुने, है ना, राइट, रिलेटेड टू अंडरस्टैंड द इंप्लीमेंटिंग मैसेज, कि वो जो मैसेज दे रहा है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो अपने लिसनर को भी क्या करे सर, सुने। यानी कि बी अ गुड लिसनर। लिसनर तो ढंग से सुने, तुम सुन रहे ख्यालों में देखो मोबाइल निकाल लिया भाई ने, है कि नहीं बात, मैं नहीं सुनूंगा आपकी, ठीक है ना। तो एक रिसीवर को गुड लिसनर होने के साथ साथ एक कम्युनिकेटर को भी क्या होना पड़ेगा सर, गुड लिसनर होना पड़ेगा। यानी कि मैं बोल के चला गया, बात खत्म, है कि नहीं बात। अगर आप किसी को बोल रहे हैं और 100 जने सामने बैठे हैं तो 100 में से अगर 10 जने आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको उनको प्रॉपर तरीके क्या करना चाहिए सर, सुनना चाहिए। तो बी अ गुड लिसनर, ठीक है ना। आप चाहे तो इस बात को एक ही साथ लिख सकते हैं, 5 और 7 आप एक पॉइंट बना सकते हैं। बोलो समझ गए मुन्ना, राइट। अब तुमने कभी ये देखा है, बचपन में देखते हो, मेरे घर में तो ये चलता है, मुझे देखना पड़ता है। मेरे घर में ये चलता है, मैं बहुत परेशान हूं। ये आ गया कालिया बीच में, जानते हो ना कालिया को, तो कालिया कालिया भाई मेरे घर में चलता है, मैं बहुत परेशान हूं, सुबह शाम यही चलता है बस, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है किससे फीडबैक ले लो भैया, कालिया से, ठीक है। हम सबके बीच में कालिया होता है, हमारा दोस्त, ठीक है, राइट, जिसको समझाने पर भी उसके बाद समझ में, जय छुटकी भीम कालिया को कितने समझा लो समझ में नहीं आएगी बात, ऐसे तुम्हारे बीच में तुम्हारे दोस्तों जिसे कितने समझा लो जिंदगी में कभी समझ में, देख उससे देख रही है, इसके भी समझ में नहीं आएगी बात, है ना, ये कहना चाह रही है ना, देख ले भाई, मिलियो तो कोचिंग के बाहर मिलियो, चल इधर ध्यान दो। तो भैया अगर आपको अच्छा है ना बैरियर को क्या करना है, रिमूव करना है, तो क्या बनना पड़ेगा सर, बोलो, कालिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो लिखो फॉलो कालिया, कालिया को कैसे नहीं लिखना, मैं ध्यान रखना, CALIA। अगर आपको बैरियर रिमूव करने हैं तो कालिया को फॉलो करें। बताओ फॉलो से क्या बनेगा सर, बोलो, बोलो मत लेना, फॉलो अप, यानी कि पॉइंट नंबर 7। तो ये हो गया सर पॉइंट नंबर 7, फॉलो अप, ठीक है, राइट। और फीडबैक पॉइंट नंबर 5 भी आप इसमें कर सकते हैं, फॉलो अप और फीडबैक। बताओ सी से क्या बनेगा सर, पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 कंसल्ट। ए से क्या बनेगा सर, अवेयर। पॉइंट नंबर 4 क्या है सर, अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन। एल से क्या बनेगा रे मुन्ना, मुन्नी, एल से क्या बनेगा, बी अ गुड लिसनर। पॉइंट नंबर 7 लिसनर, अच्छे लिसनर बने। अच्छा 8 है, हाँ 8, सॉरी 8, हाँ मुन्नी। आई से क्या बनेगा सर, क्लैरिफाई और आइडिया। चतुर को अपने आइडिया को क्लैरिफाई करना चाहिए था, पॉइंट नंबर 1 आइडिया, क्लैरिफाई आइडिया। ए से क्या बनेगा सर, अगले से अकॉर्डिंग टू द नीड, पॉइंट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द नीड। नीड यानी कि रिसीवर के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना चाहिए, सिक्स में क्या है, हाँ 6 इसके साथ कर लेना, सी के साथ जोड़ लो, कम्युनिकेट, है ना। तो बताओ फाइनली कितने तरह के बैरियर हुए, पहला है ना सिमेंटिक बैरियर, इसका कोड क्या था सर, फास्ट एंड
बैड। दूसरा बैरियर कौन सा हुआ? साइकोलॉजिकल। इसका क्या कोड था सर? डेट। तीसरा बैरियर कौन सा हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसका कोड क्या था सर? RT-PCR। और आखिरी कौन सा था सर? पर्सनल बैरियर, है ना? राइट। पर्सनल बैरियर को लिख लो ICU, है ना? मैं ICU में भर्ती हो गया सर, इसलिए नहीं आ पाया। दिमाग है ना? I से लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, C से कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पॉइंट नंबर 2, और U से अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, पॉइंट नंबर 3, है ना? और C से पॉइंट नंबर 1 भी हो जाएगा, चैलेंज। ठीक है, याद हो जाएगी बात। और इन सभी समस्याओं को अगर मुझे दूर करना है तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? इन सभी समस्याओं को दूर करना है तो मुझे कालिया को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? नहीं नहीं नहीं, वो मुझे मेरे माइंड में ऐसा है कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता, है ना? अच्छा ये बताना, ऐसे क्वेश्चन आया पिछली बार एग्जाम में, देयर आर सम बैरियर्स रिलेटेड विद एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। कौन से बैरियर जो एनकोडिंग डिकोडिंग से रिलेट होते हैं सर? है कि नहीं बात? कौन से होंगे सर? सिमेंटिक बैरियर। एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर, है ना? तो FAST, फास्ट एंड बैड को क्या कर दोगे आप? एक्सप्लेन कर दोगे विद एग्जांपल। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो केस स्टडी कब करनी है? आज नहीं करें? नहीं तो चलो अगली क्लास में केस स्टडी करेंगे और CP भी हम अगली क्लास में बनाएंगे।